सोचिए रात में आपकी खिड़की पर कोई नॉक हो और आप जब पर्दा हटाएं तो खूबसूरत से स्माइलिंग फेस आपसे हंसते हुए पूछे कि आ जाओ बाहर। आप उनके चेहरों पर फिदा होकर बाहर गए और वो उसी खूबसूरती को संभालते हुए आपकी खाल उधेड़ने लग गए। ये अजीब से शिकारी लोग दो दोस्तों को पकड़ते हैं, एक को बांध देते हैं और दूसरे को तड़पा तड़पा कर मारते हैं और बंधे हुए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ उसे मजबूर करते हैं ये सब होते हुए देखने के लिए। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती वो डराती है, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। प्राइम वीडियो के शो फ्रॉम की तरह। फ्रॉम समझ नहीं आता, इसे बनाया ही इस तरह से गया है। एक मिनट, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आया वाली बात नेगेटिव वे में बोली जा रही है? तो ऑनेस्टली बोलूं तो नहीं, असल में यही तो शो की यूएसपी है। समझ में बहुत कुछ नहीं आता लेकिन मज़ा बहुत आता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स को बहुत अच्छे से लिखा गया है और बनाया भी बहुत अच्छे से गया है, बिल्कुल वैसे ही फ्रॉम को भी बहुत अच्छे से बुन दिया गया है। बस दोनों में फ़र्क इस बात का है कि एक की बात खूब होती है और दूसरे की होती ही नहीं। अब जिसकी बात होनी चाहिए उसकी बात नहीं होती तो उसकी बात हम तो ज़रूर करेंगे। अब हम क्यों कर रहे हैं इसकी बात, तो ये भी जान लेते हैं। आप अगर हॉरर को मैड राइटिंग के मिक्सचर के साथ देखना चाहते हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि ब्लेयर विच वाइब या स्ट्रेंजर थिंग्स का छोटा भाई वाला हॉरर भूल जाओ, क्योंकि फ्रॉम तो इन सब का पापा है, नेक्स्ट लेवल। अब इधर ध्यान से सुनो, इस शो में खाल उधेड़ना, हड्डियाँ तोड़ना, खोपड़ी खोलना आम है। अब ये तो रॉन्ग टर्न या फाइनल डेस्टिनेशन टाइप फिल्मों में देखा है, तो इसमें क्या खास है? ये सवाल आया ना आपके दिमाग में? तो एक मिनट रुकना, मैं बताता हूं कि क्या खास है। कहानी पर बात कर लेते हैं। कहानी है कुछ आम इंसानों की जो दुनिया भर से पता नहीं कैसे लेकिन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर शुरू होता है मौत से ज्यादा डर का खेल, जहां कुछ ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो बिना किसी वजह के लेकिन अपने मजे के लिए इन सब का शिकार कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं ये तो 3 सीजन बिंज वॉच के बाद भी नहीं पता चला, लेकिन हर शिकार के बाद एक्साइटमेंट जरूर बढ़ती है कि भाई अब शायद वजह पता चल जाए। फ्रॉम की राइटिंग बहुत ज्यादा मैड वाली है। ये शो सिर्फ डराता नहीं है बल्कि डर को धीरे धीरे बनाता है। कहानी सवालों से शुरू होती है और हर एपिसोड के साथ नए सवाल जोड़ती जाती है। इंटरेस्टिंग ये है कि जवाब तुरंत नहीं मिलते लेकिन सस्पेंस कभी टूटता भी नहीं। स्क्रिप्ट लेयर्स में आगे बढ़ते हैं। ऊपर से सर्वाइवल हॉरर लगता है लेकिन अंदर फैमिली टेंशन, ट्रस्ट इश्यूज और मेंटल प्रेशर की स्टोरी चल रही होती है। हर किरदार का अपना बैकग्राउंड है जो अनसुलझे सीक्रेट से भी जुड़ता है और उसे और उलझाता भी है। यही उलझन दर्शकों को जोड़े रखती है। डायलॉग सीधे और नेचुरल हैं, कहीं भी ओवर ड्रामेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिखता। वायलेंस का इस्तेमाल चौंकाने के लिए नहीं बल्कि माहौल को और गहरा करने के लिए किया गया है। सबसे खास बात यह है कि राइटिंग ऐसे की गई है कि वो दर्शक को समझदार मानती है। वो भरोसा करती है कि दर्शक पेशेंस रखेगा, हर पॉइंट को जोड़ेगा और कहानी के साथ ही सोचेगा। यही वजह है कि 3 सीजन के बाद भी सीक्रेट जिंदा रहता है और दिलचस्पी बनी रहती है। जॉन ग्रिफिन ने राइटिंग वाले पार्ट को अच्छे से संभाल लिया है। सोचिए रात में आपकी खिड़की पर कोई नॉक हो और आप जब पर्दा हटाएं तो खूबसूरत से स्माइलिंग फेस आपसे हंसते हुए पूछे कि आ जाओ बाहर। आप उनके चेहरों पर फिदा होकर बाहर गए और वो उसी खूबसूरती को संभालते हुए आपकी खाल उधेड़ने लग जाएं। और जब ये सब कर रहे हो तब भी आपसे प्यार से बात कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये सब देखना इतना अजीब लगता है कि हाई और लो बीपी की प्रॉब्लम वाले उल्टियां कर सकते हैं। एक सीन में तो एक दादी माँ जैसी क्यूट एंड स्वीट सी दिखने वाली लेडी 5 साल की बच्ची को फुसलाती है और फिर उसकी आंतें निकाल लेती है। और इतनी डरावनी चीज भी इतने चिल तरीके से दिखाई गई है कि आप खुद से पूछते हैं कि ये सीरियसली हो रहा है या मेरा दिमाग ही ओवरहीट हो रहा है। राइटिंग और डायरेक्शन ऐसा है कि 3 सीजन बिंज करने के बाद भी आप सोचते रह जाओगे, वेट ये सब क्यों हो रहा है? बट गेस वॉट, यू डोंट केयर। थिंक ऑफ इट लाइक अंधाधुंध के डार्क ट्विस्टेड मोड, लेकिन ज्यादा वाले क्रीपी। कई डायरेक्टर्स ने मिलकर इसके अलग अलग एपिसोड बनाए, लेकिन जैक बेंडर और जॉन ग्रिफिन का स्टाइल इस शो की पहचान तय करता है। जैक बेंडर किरदारों की मानसिक स्थिति और इमोशनल टेंशन पर फोकस करते हैं। वो सस्पेंस को अचानक झटका देकर नहीं बल्कि धीरे धीरे बनाते हैं। लंबे साइलेंट फ्रेम, क्लोजअप और कंट्रोल पेसिंग के जरिए डर को अंदर तक बिठा देते हैं। उनके एपिसोड्स में हॉरर सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि इंसानी प्रतिक्रिया है। उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के 6वें सीजन के कुछ एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए हैं। लॉस्ट भी उन्होंने ही बनाया है। जॉन ग्रिफिन मनोवैज्ञानिक डर को पहले नंबर पर रखते हैं। वो जवाब देने की जल्दी में नहीं रहते, कहानी परतों में खुलती है और रहस्य बना रहता है। लिमिटेड लोकेशन और क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल के जरिए वो ऐसा वातावरण बना देते हैं जहां दर्शक भी कैरेक्टर्स के साथ फंस जाता है।
दोस्तों, डायरेक्टर्स ने यहाँ डरावना ही नहीं बल्कि क्रिएटिव भी किया है। सीन कंस्ट्रक्शन ऐसा कि आपका ब्रेन और गट दोनों एक साथ स्क्रीम कर रहे हो। उन्होंने इसे हॉरर तो बनाया है, लेकिन भूत प्रिटेंडिंग या शैतान वाला नहीं, इसका फ्लेवर ही अलग कर दिया है, जो आपको चौंकाता है, डराता है, लेकिन साइमल्टेनियसली। लीड एक्टर जैसा कुछ नहीं है इसमें, तो बेसिकली कहानी ही लीड एक्टर है। लेकिन फिर भी सीरीज के पहले सीन से लेकर लास्ट तक सबसे ज्यादा दिखने वाले एक्टर हैं हैरोल्ड पेरिनो। तो फिलहाल स्क्रीन टाइम के हिसाब से उनकी बात करनी जरूरी है। ओपनिंग सीन में घंटी बजाता दिखा ये एक्टर ही हैरोल्ड है। ये एक्टर मशीनों से लड़ते हुए भी दिख चुके हैं। आपने नियो के साथ मैट्रिक्स में देखा होगा इन्हें, और जैक बेंडर के ही एक और शो लॉस्ट में भी दिख चुके हैं। भाई एक्टिंग की मास्टर क्लास की तरह दिखा है पूरी सीरीज में। ग्राउंडेड, इंटेंस, इमोशनल दिखना, ये सब कुछ एक साथ करना काफ़ी भारी काम होता है, और ये वाला भारी काम इन्होंने ही किया है। ये शो के नैरेटर जैसे लगते हैं जो पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जिम मैथ्यूज के किरदार में एयन बेले और तबिथा मैथ्यूज के किरदार में कैटलीना सैंडिनो मोरिनो ने सीरीज में वो ही काम किया है जो विशाल भारद्वाज की फिल्मों में गुलजार करते हैं। कैटलीना जॉन विक के स्पिन ऑफ बैलेरिना में भी दिख चुकी हैं, जहां वो खूंखार योद्धा की तरह लड़ती दिखी थी। वहीं इस वाली सीरीज में इतनी बेबस दिखी हैं कि बेबसी वाली एक्टिंग सीखने के लिए नए एक्टर्स को उनकी एक्टिंग के लिए ही ये सीरीज देख लेनी चाहिए। सीरीज में स्कॉट मैकॉर्ड ने एक बेहद ज़रूरी लेकिन बच्चों जैसा किरदार निभाया है, जो बहुत सेंसिटिव भी है। उनका काम देखकर वही कमाल दिखेगा जैसे इरफान खान किसी फिल्म में 10 मिनट का कैमियो करके कमाल कर जाते थे। इसके अलावा भी कई कैरेक्टर्स हैं जो सीरीज की जान है। अगर सबके बारे में बता दूंगा तो मज़ा खत्म होने वाला इशू भी हो सकता है, इसलिए एक्टिंग वाली बात यहीं रोक देता हूँ। विजुअल्स कुछ ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि सीरीज नहीं कोई फिल्म देख रहे हैं। वैसे भी डायरेक्टर जो जैक बेंडर हैं वो लंबे साइलेंट फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं और उसी से इमोशनल इफेक्ट बढ़ाते हैं। ये यहाँ भी देखने को मिल जाएगा आपको। कैरेक्टर्स भी टॉप नॉच, कोई ओवर द टॉप विलेन नहीं, कोई फोर्स टफ गाय भी नहीं, सब कुछ नेचुरल और डायलॉग्स ऐसे कि आप खुद को उनके यूनिवर्स में फील करते हो। और एक प्लस पॉइंट, जो लोग हॉरर पसंद करते हैं उन्हें यहाँ सिर्फ डर नहीं लगेगा बल्कि राइटिंग का इंटेलेक्चुअल थ्रिल भी मिलेगा। आप सोचेंगे यार उसने ऐसा किया ही क्यों। चलिए एक और सीन डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये अजीब से शिकारी लोग दो दोस्तों को पकड़ते हैं, एक को बांध देते हैं और दूसरे को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, और बंधे हुए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ उसे मजबूर करते हैं ये सब होते हुए देखने के लिए। वो एक तरफ तो मारने की खुशी फील कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक बंधे हुए इंसान को ये सब देखने के लिए मजबूर करके सैडिस्टिक प्लेजर भी फील कर रहे होते हैं। ये सीन मैसेज था ये दिखाने का कि क्रीपी चीज़ें कितनी डरावनी हो सकती हैं। बेसिकली प्लॉट वाइज रोलर कोस्टर है। ये शो आपके ब्रेन और एड्रेनलिन दोनों पर एक साथ अटैक करेगा। ये उस एनर्जी ड्रिंक जैसा है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो दे देता है लेकिन हार्मफुल भी हो सकता है। सो गाइज, अगर आप रेडी हो मोस्ट अंडररेटेड हॉरर थ्रिल राइड के लिए तो अभी जाकर देख लो ओवर द टॉप CGI जो आंखें चुधिया दे। ऐसा तो कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। मिलेगा तो पेशेंस के साथ कभी कभी जंप स्केयर का खतरनाक झटका। ये शो आपका माइंड ट्विस्ट कर देगा किसी रस्सी की तरह जो हजारों धागों से मिलकर बनती है। देखने में तो नॉर्मल लगती है लेकिन उधेड़ो तो इतनी परतें मिलेंगी कंफ्यूजन के जाल में फंसते चले जाओगे। हॉरर का न्यू फ्लेवर, नो घोस्ट नो जॉम्बीज, प्योर सस्पेंस, राइटिंग और डायरेक्शन इनसेन, सीरियसली बिंज वर्दी। अपकमिंग सीजन 4 हाँ आ रहा है, मेकर्स इसे कंटिन्यू कर रहे हैं।